हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा 9155 एंड आज हम इस वीडियो के माध्यम से सामान्य विज्ञान के कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो कि ये प्रैक्टिस सेट 2 है। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 दिया था, उसे आप लोगों ने देखा होगा। और इसके अलावा यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये विज्ञान के प्रश्न आपको यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, टेट, सीटेट, केबीएस, एनबीएस, आरओ, एआरओ या अन्य इसी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग इन्हें ध्यान से देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन कठोरतम धातु है? यहाँ कठोरतम धातु पूछी है। आपके ऑप्शन है सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन। तो इसमें देखिए, सबसे जो कठोरतम धातु होती है वो होती है हीरा, डायमंड जिसको कहते हैं। ठीक है, उसकी कठोरता 10 होती है। ठीक है, तो और कठोरता कैसे नापते हैं हम? मोहस स्केल से। ठीक है, मोहस का पैमाना होता है। ठीक है, मोहस स्केल से इसे नापते हैं। और कठोरता जो है किसी द्रव्य की कठोरता उसमें खरोंच की प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर करती है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शंस में क्या है? यहाँ पर कोई हीरा नहीं है, तो जो संभावित आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, प्लेटिनम। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कठोर है यहाँ सोना, लोहा और टंगस्टन की अपेक्षा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि परमाणु की नाभि में होते हैं। देखिए, परमाणु की नाभि में, तो परमाणु की नाभि यानी केंद्र की बात कर रहे हैं। परमाणु के केंद्र में क्या क्या होता है नाभिक के केंद्र में? तो देखिए, परमाणु के नाभिक के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, नाभिक के केंद्र में, ये कोई नाभिक है तो उसके केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, पी और एन। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बाहर जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जो बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये आंसर इसका हो जाएगा सी, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, कहा गया है कि धातुओं के टुकड़ों को टांका लगाने वाला मिश्रण होता है। देखिए, धातुओं के टुकड़ों को टांका जो लगाते हैं उसे सोल्डरिंग कहते हैं। ठीक है, सोल्डरिंग। तो इस सोल्डरिंग का जो मिश्रण होता है वो होता है आपका टिन और सीसा का। ठीक है, टिन और सीसा का मिश्रण होता है। तो इसमें सीसा जो होता है वो आपका, सीसा आपका जो है 68% होता है, 68%। ठीक, और जो आपका टिन है वो 32% होता है। ठीक है, ये मिश्रण है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका टिन और सीसा यानी बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ कह रहे हैं, निम्नांकित में से कौन सी धातु किसी नगर की वायु को जहाँ बहुत अधिक संख्या में मोटर कारें आदि हों प्रदूषित करती है? तो देखिए, जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहन पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ईंधन के भंजन के यानी ईंधन के जलने के स्वरूप उत्सर्जित धुएं में सीसा पाया जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सीसा। ठीक है, यानी कि सी। इसके अलावा कैडमियम, आयरन, सिलिका, जिंक, टिन आदि भी पाए जाते हैं। शीशे की उपस्थिति से ही मानव का स्वास्थ्य नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ कहा गया है, निम्नांकित में से कौन सा एक कीट के शरीर से निकलने वाला स्राव है? ठीक है, किसी कीट के शरीर से निकलता है।
तो मोती, मूंगा, लाख, गोंद, इनमें से क्या है? तो देखिए इनमें से जो है लाख जो होता है वो आपका एक कीट से निकलता है, ठीक है। तो लाख जो कीट है, लाख का कीट, उसको कहते हैं लेसीफेरा लेक्का, ठीक है, लेसीफेरा लेक्का। ये कहते हैं लेसीफेरा लेक्का, ये कीट होता है और इस कीट से जो है ये श्रावित होता है, इसको लाख कहते हैं। ये एक प्रकार का प्राकृतिक राल है। अच्छा, इसकी खेती करते हैं, ठीक है, इसकी खेती से काफ़ी अच्छा खासा व्यवसाय होता है, काफ़ी अच्छी खासी कमाई होती है। तो बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जाती है, प्रकृति का वरदान इसको हम कहते हैं, ठीक है। लाख ही एक प्राकृतिक राल है और बाकी सभी राल कृत्रिम होती हैं, ठीक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? देखिए हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग, अब ब्लैक बॉक्स है तो काला, लाल, बैंगनी, नारंगी। देखिए हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का जो रंग होता है वो होता है आपका नारंगी, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए 1953-54 में एक हवाई हवाई हादसों की श्रृंखला चली, मतलब उस समय ज़्यादा हादसे हुए हवाई हादसे, तो ये आवश्यकता महसूस की गई कि एक ऐसी डिवाइस होनी चाहिए, ऐसा उपकरण या वैसा यंत्र होना चाहिए जो ये नोट कर सके कि क्या चल रहा है एक्चुअली, पायलट यात्रियों की बीच हुई बातचीत, जहाज़ की ऊंचाई, जहाज़ की गति और इस प्रकार की जो अन्य जो पैरामीटर्स हैं उन सभी को नोट करने के लिए कोई एक चीज़ तो होनी चाहिए। तो ये हवाई जहाज़ का जो है इन सभी चीज़ों को रिकॉर्ड या नोट करने के लिए ब्लैक बॉक्स का निर्माण किया गया। अब इसे ब्लैक बॉक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अंधेरे हुए कमरे में रखा जाता है, ठीक, मतलब एक ब्लैक रीजन में रखा जाता है, इसलिए इसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। बाकी इसका रंग नारंगी होता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नारंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ देखिए कहा गया है कार्य का मात्रक है, जूल है, न्यूटन है, वाट है, डाइन है। अब देखिए कार्य यानी वर्क, वर्क W बराबर F इंटू एस। F इंटू एस मतलब F मतलब फोर्स, बल, और S मतलब डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो ये न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा और इसका SI यूनिट होती है जूल, तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ हो जाएगा आपका A, ठीक है, जूल। न्यूटन और वाट और डाइन ये तीनों अलग अलग हैं, जैसे न्यूटन किसका है? बल का है, और वाट शक्ति का मात्रक है, और डाइन भी बल का मात्रक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है कि रडार का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए रडार क्या है? ये जो रडार है इसको हम कहते हैं RADAR, यानी कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। तो इसका प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं ये पूछ रहे हैं। तो देखिए प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने के लिए, ध्वनि तरंगों को परावर्तन करके वस्तुओं का पता लगाने के लिए, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए, या फिर वर्षा वाले बादलों का पीछा करने के लिए। तो रडार जो है वो है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, तो इसका हिंदी में जो मतलब है वो है रेडियो संसूचन एवं सर्वेक्षण। इसका सिद्धांत ईको के सिद्धांत पर होता है। ईको यानी ECHO जिसको कहते हैं हम, ध्वनि प्रतिध्वनि कहते हैं जिसको, ठीक है। रडार के द्वारा युद्ध के समय में शत्रु के वायुयानों तथा अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों की उपस्थिति इसके द्वारा ज्ञात की जाती है। वायुयान के चालक रडार की सहायता से वायुयान के मार्ग में आने वाले अवरोध जैसे मीनार, पहाड़, बादल आदि का पता लगा सकते हैं, ठीक है। इसकी सहायता से मौसम की भविष्यवाणी भी की जाती है।
तो यहाँ जो आंसर होगा वो होगा आपका सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति या अवस्थिति ज्ञात करने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। हीरा चमकदार दिखाई देता है। देखिए हीरा चमकदार क्यों दिखता है, कह रहे हैं परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण या फिर प्रकीर्णन के कारण। तो देखिए अब यहाँ पर हीरे का चमकदार दिखाई देना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण या सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो आंसर तो हो जाएगा सी। ठीक है, TIR बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक, यानी कि हीरे का जो अपवर्तनांक है वो है 2.4। ठीक है, तो इसका क्रांतिक कोण जो हो जाएगा वो हो जाएगा 24 डिग्री, ये होता है इतना। ठीक है, तो जब यह विशेष रूप से काटे गए हीरे के अंदर प्रकाश पड़ता है तो यह हीरे के पृष्ठों पर बार बार पूर्णतः परावर्तित होता रहता है। ठीक है, हीरे के अंदर जब किसी पृष्ठ का आपतन कोण 24 डिग्री से कम होता है तभी वह प्रकाश हीरे से बाहर निकलता है, तथा जब प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है तो हीरा हमें चमकदार दिखाई देता है। ठीक है, तो ये है हीरा चमकदार क्यों दिखता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पूछ रहे हैं पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश कैसे करता है। ठीक है, क्या मच्छर के काटने से, दूषित भोजन तथा जल से, थूक से या फिर कुत्ते के काटने से, कैसे करता है। तो देखिए पोलियो का जो वायरस है, ठीक है, उस शरीर में दूषित भोजन तथा जल से प्रवेश करता है। इसके विषाणु बच्चों के मुंह नाक द्वारा प्रवेश करते हैं। इस रोग का प्रभाव केंद्रीय नाड़ी संस्थान पर होता है तथा रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। शरीर के किसी भी अंग का पक्षाघात हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया पोलियो, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, दूषित भोजन तथा जल से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ कह रहे हैं दाब मापी यानी कि बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम कैसा रहेगा, स्थिर तथा शांत होगा, वर्षायुक्त होगा, ठंडा होगा या फिर तूफानी होगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, तूफानी होगा। ठीक है, बैरोमीटर में रीडिंग अगर गिर जाती है तो इस बात का मतलब है कि वो मौसम तूफानी होगा। और ठीक है, देखिए बैरोमीटर या वायुदाब मापी एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा वायुमंडल के दाब को मापा जाता है। ठीक है, वायुदाब को नापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा तथा पारा का प्रयोग किया जाता है। और बैरोमीटर का जो आविष्कार है या वायुदाब मापी का आविष्कार जो है वो आपका टोरिसेली ने किया था। ठीक है, टोरिसेली ने किया था। इसके अलावा अब यदि बैरोमीटर का पैमाना अत्यधिक तेजी से कम हो तो यह आंधी तूफान की संभावना व्यक्त करता है। ठीक है, धीरे धीरे अगर कम होता है तो यह वर्षा की संभावना बताता है। ठीक है, धीरे धीरे अगर कम होगा तो। और अगर बैरोमीटर के पैमाने में वृद्धि हो तो यह साफ मौसम बताता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ कह रहे हैं कि बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि यह पानी के बुलबुले के कारण होता है। रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है। रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। इस रोग को पानी के बुलबुले से ही ठीक किया जाता है। ये आपके विकल्प हैं। तो देखिए इसका आंसर है बी, रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है। ठीक है, बबल बेबी रोग एक ऐसी स्थिति है जो कुछ शिशुओं में जन्म के कुछ समय बाद ही शुरू हो जाती है। इस बीमारी में त्वचा का रंग नीला पड़ जाता है जिसे साइनोसिस कहते हैं। ठीक है, स्किन के नीला पड़ने पर त्वचा पतली होती है और आमतौर पर इस बीमारी में होंठ
कान के लोब्स और नाखून के बड्स प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब तो इसका आंसर है इस, और हाँ, इसमें जो है बच्चा जो है, जो शिशु है, वो लार के बुलबुले बनाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये कह रहे हैं कि सर्वदाता यूनिवर्सल, जी अगला प्रश्न है, सर्वदाता वह व्यक्ति है जिसका रुधिर वर्ग होता है। सर्वदाता को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो यूनिवर्सल डोनर होता है ओ ग्रुप वाला। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप जिसका होता है उसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। तो ब्लड ग्रुप के संबंध में सबसे पहले जो जानकारी दी थी वो कार्ल लैंडस्टीनर ने दी थी। 1902 में उसकी उन्होंने खोज की थी। इन्होंने जो है 4 वर्गों में इसे बांटा, जैसे ए बी और ओ, ये कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं वायुमंडल में ओजोन परत क्या करती है? वर्षा करती है, प्रदूषण करती है, परावैंगनी विकिरण से जीवन की रक्षा करती है, वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। देखिए, ओजोन परत का काम है सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर रोकना, यानी कम से कम आती हैं उसकी वजह से। तो ओजोन परत का काम है परावैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहे हैं सूची 1 और 2 का सुमेल करिए। ठीक है, तो सूची 1 और 2 का सुमेल हम करेंगे यहाँ पे। देखिए, लैक्टिक एसिड, यानी लैक्टिक एसिड होता है दूध में आपके में। ठीक है, साइट्रिक एसिड जो होता है नींबू में, एसिटिक एसिड होता है आपके सिरके में, और ब्यूटाइक एसिड होता है आपका दुर्गंध युक्त मक्खन में। ठीक है, तो इस तरह से सुमेल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। ये कह रहे हैं कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? ठीक है, तो विटामिन ए आपका संचित रहता है, ठीक है, यकृत में संचित रहता है, इसे हम लीवर कहते हैं। ठीक है, लीवर में संचित रहता है। अच्छा, वसा में विलेय यह विटामिन शरीर की वृद्धि में सहायता करता है तथा शरीर में ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखता है। ठीक है, इसकी कमी से श्वास नली तथा पाचन नली की उपकलाएं रुग्ण हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त रतौंधी, आँखों का शुष्क होना, कॉर्निया में श्वेत फुल्ली पड़ जाना और दृष्टि का समाप्त हो जाना इत्यादि रोग भी हो जाते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, देखिए एक और सूची आपको दी गई है मिलान करने के लिए, तो हम देख लेंगे। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ होती है ड्राई CO2। ठीक है, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके अलावा जीन थेरेपी है वो है रक्त रोगों के उपचार के लिए प्रयोग करते हैं। जो ब्लड संबंधी रोग होते हैं उनका हम उपचार करते हैं जीन थेरेपी से। ठीक है, इसके बाद आता है क्रायोनिक्स। तो क्रायोनिक्स का काम है पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जमन। इसके बाद कोबाल्ट 60 का जो मतलब है यहाँ पे, वो हम कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग करते हैं इस, ठीक है, इसे, तो ये इस तरह से मैच हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं पारसेक इकाई है, पारसेक, ठीक है, किसकी? दूरी की है, समय की है, प्रकाश की चमक की है, या चुंबकीय बल की है? तो देखिए, ये जो इकाई है वो है दूरी की। ठीक है, पारसेक में PAR का मतलब है पैरेलैल्टिक और SEC का मतलब है सेकंड। ठीक है, ठीक है, ये पारसेक है। अब देखिए, एक पारसेक का वैल्यू जो होता है वो आपका होता है, एक पारसेक का जो वैल्यू है वो है 3 × 10⁶ मीटर। ठीक है, ये होता है। तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा आपका A, दूरी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहे हैं मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर
स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं। ठीक है, तो किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें कॉर्निया तथा नेत्रोद से गुजरने के बाद लेंस पर आपतित होती हैं। ठीक है, तो लेंस पर आपतित होती है तो आंसर हो जाएगा लेंस। ठीक है, डी। ठीक है, तथा इससे अपवर्तित होकर काचाव द्रव से होती हुई रेटिना पर पड़ती हैं, और रेटिना पर वस्तु का उल्टा छोटा वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी, लेंस। अगला क्वेश्चन है, देख क्वेश्चन अगला है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? साइक्लोट्रॉन क्या है? साइक्लोट्रॉन एक कण त्वरण मशीन है, यानी कि आयनिक मशीन है, जिसमें आवेशित कण यानी कि चार्ज पार्टिकल्स वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं। इसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन आदि के वेग से उच्च वेग उत्पन्न किया जाता है। यह आयन को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी, आयन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से घटाकर या गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो देखिए, जल में असामान्य आयतन प्रसार होता है। जल का जो घनत्व है वो 4 डिग्री पर सबसे ज़्यादा होता है। घनत्व और आयतन में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो जब घनत्व अधिक होगा या अधिकतम होगा तो आयतन न्यूनतम होगा। तो इस हिसाब से जल का आयतन पहले घटेगा और फिर बाद में बढ़ेगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका सी, पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल का जो हिमांक है वो निम्नतर होता है। ठीक है, यह शून्य से काफ़ी कम तापमान हो जाने पर भी द्रव अवस्था में बना रहता है, इसलिए ठंडे स्थानों पर इसका प्रयोग किया जाता है। पारे का जो हिमांक है वो होता है 39 डिग्री सेल्सियस माइनस का। ठीक है, माइनस का। ठीक है, पारे के लिए -39। लेकिन इसके स्थान पर अगर हम बात करें किसकी, अल्कोहल की, तो अल्कोहल के लिए जो है वो वैल्यू है -115 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसलिए हम अल्कोहल को प्रायोरिटी देते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए, अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। ठीक है, ये बाकी तीनों बातें सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं, निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? ठीक है, अब देखिए, संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है, क्या नहीं होता है? प्लेग, पीत ज्वर, मलेरिया, डेंगू। तो यहाँ पर देखिए, प्लेग एक छुआछूत की बीमारी है जो बैसिलस पेस्टिस जो बैक्टीरिया है उससे फैलती है। इसका संक्रमण चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं से होता है। ठीक है, बाकी देखिए कि पीत ज्वर, मलेरिया और डेंगू मच्छर के काटने से होता है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका ए, प्लेग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं, पायरोमीटर निम्नांकित के नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। देखिए, पायरोमीटर का काम है उच्च तापमान का मेजरमेंट करना। ठीक है, ये 800 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस तक नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। सूर्य का तापमान भी नाप सकते हैं, और इसको हमें गर्म वस्तु के पास रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस दूर रखते हैं, और जो उसके विकिरण होते हैं, जो गर्माहट है वो उसकी वजह से वो उसे पायरोमीटर क्या करता है, उसको कैच कर लेता है और उसकी वैल्यू फिर बता देता है। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरण में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया
संपादित होती है। ठीक है, तो देखिए, हरे पौधों द्वारा संपादित की जाने वाली प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण भोजन निर्माण की क्रिया है। इसमें प्राप्त होने वाले सूर्य प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कह रहे हैं कच्ची चीनी को रंग विहीन यानी कि डिकलराइज करने के लिए किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है एनिमल चारकोल। ठीक है, उसको गला करके पूरी तरह से और फिर डिकलराइज करते हैं, चीनी में मिलाते हैं, तो वो रंग विहीन हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न ये है कि निम्नांकित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? देखिए, ये फेरोमैग्नेटिक चूर्ण की टेप होती है जिससे हम इसे बनाते हैं या लेप करते हैं इसका। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण लोहे के छोटे छोटे कणों से बना होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं मलेरिया तथा डेंगू में निम्नांकित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है, यानी क्या कॉमन नहीं है? अब देखिए, मलेरिया और डेंगू दोनों में ही बुखार आता है, मच्छर के काटने से दोनों ही फैल रहे हैं, दोनों ही मानव प्रजाति को हानि पहुंचाते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि मलेरिया की मच्छर की प्रजाति है वो अलग अलग है। कैसे है? क्योंकि देखिए, मलेरिया जो फैल रहा है वो आपका मादा एनाफिलीज से फैलता है, मादा एनाफिलीज, और जो आपका डेंगू है वो है एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, एडीज। तो यहाँ पर मच्छर की प्रजाति डिफरेंट है, तो ये कॉमन है, यहाँ पर कॉमन नहीं है, यानी आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है। देखिए, ये है आयनोस्फीयर द्वारा। ठीक है, आयनोस्फीयर द्वारा। अब देखिए यहाँ क्या है, पृथ्वी से जो तरंगें भेजी जाती हैं ऊपर, रेडियो तरंगें, वो आयनोस्फीयर से ही वापस परावर्तित होकर के पृथ्वी पर आ जाती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से पृथ्वी पर रेडियो का प्रसारण संभव है। इसके या ये नहीं होगा अगर, तो रेडियो तरंगें अंतरिक्ष में जाकर के विलीन हो जाएंगी। तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कह रहे हैं सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो सूची 1 और 2, यहाँ देखिए, मलेरिया जो है वो आपका रक्त कोशिकाओं से मैच हो जाएगा। ये मलेरिया से रक्त की कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। ठीक है, फाइलेरिया से आपकी लसीका ग्रंथि प्रभावित होती है। एंसेफेलाइटिस से मस्तिष्क प्रभावित होता है, और ल्यूकीमिया से बोन मैरो प्रभावित होती है। ठीक है, इस तरह से मैच होगा। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। कह रहे हैं सिंचाई में, खदानों के वेधन में, अग्निशमन में या भीड़ नियंत्रण में। देखिए, वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है आपका अग्निशमन में। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर में प्रयोग करते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, मैनोमीटर से दाब मापा जाता है, सही है। कार्बोरेटर आईसी इंजन का भाग है, ये भी सही है। कार्डियोग्राफ से हृदय की गति नापते हैं, सही है। तो सीस्मोमीटर पृष्ठतल की वक्रता, ये गलत है, क्योंकि सीस्मोमीटर भूकंप मापी यंत्र होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। कह रहे हैं यहाँ सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है, देखिए बाई2 के एक कंप्यूटर होता है। ठीक है, गठिया यूरिक एसिड की वजह से है। ध्वनि प्रदूषण की इकाई डेसिबल है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि
परम 10,000, क्योंकि परम 10,000 एक सुपर कंप्यूटर है, नहीं बल्कि पृथ्वी से पृथ्वी तक की मिसाइल, ये बात नहीं है, ठीक है, ये बात नहीं है, बल्कि क्या है, सुपर कंप्यूटर है, जिसे सीडैक पुणे ने निर्मित किया था, पहला, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। चलिए, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि जैनिको प्रौद्योगिकी क्या है। देखिए, जैनिको प्रौद्योगिकी है आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक है। ये है इसका आंसर डी, वो सॉरी सी इसका आंसर है। ठीक है, आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक है। देखिए, यहाँ अगला प्रश्न है, गति प्रेरक का कार्य क्या है। गति प्रेरक, इसको हम पेस मेकर कहते हैं। ठीक है, पेस मेकर, PACE मेकर। अब देखिए, पेस मेकर का काम जो है वो है, एक ऐसा चिकित्सा उपकरण है जिसके माध्यम से हृदय गति कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ हो जाएगा आपका बी, यह हृदय स्पंदन को समझित करता है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। देखिए, विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था, सही है। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। देखते हैं, संलयन नहीं कहलाता, विखंडन कहलाता है, यही गलत है। तो आंसर हो जाएगा बी। ठोस, ड्राई आइस, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ये सही है। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी, भी सही है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन नहीं बल्कि विखंडन होता है। तो अब संलयन क्या है, दो छोटे परमाणु के दो छोटे नाभिकों का मिलना या जुड़ना, क्या है, एक संलयन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो यह आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, कह रहे हैं 2,4-D क्या है। अब ये क्या है, एक कीटनाशी है, विस्फोटक है, या कवकनाशी है, या फिर खरपतवार। तो देखिए, ये जो है एक खरपतवार है। ठीक है, इसका 2,4-D क्या है, यहाँ पे 2,4-D है 2,4-डाइक्लोरोफेनेक्सी एसिटिक एसिड, ये होता है। ठीक है, तो ये किस काम में आता है, ये खरपतवार नाशी है। ठीक है, चलिए, दुनिया में 2,4-D सबसे पुराने और सबसे व्यापक रूप से उपलब्ध जड़ी बूटियों और डिफ्लोएंट्स में से एक है, जो 1945 से व्यावसायिक रूप में उपलब्ध है और अब कई रासायनिक कंपनियों द्वारा उत्पादित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं, मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव्य अंग है, यानी सबसे कम जिस पर प्रभाव पड़ता है विकिरण का, वो क्या है। तो वो है आपका मस्तिष्क। ठीक है, तो इसका आंसर है सी, मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं, गोल कृमि से होने वाला रोग है। अब देखिए, गोल कृमि, इसे नीमेटोड भी कहा जाता है, नीमेटोड। ठीक है, नीमेटोड। तो नीमेटोड से होने वाला रोग है आपका फाइलेरिया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए, फाइलेरिया। ठीक है, इसका उत्तरदायी जो एजेंट है वो है बुचेरेरिया ब्रेन क्राफ्टी है। ठीक है, कुष्ठ रोग के लिए उत्तरदायी जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री होता है। चलिए, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा है, थाइमिन क्या है। थाइमिन क्या है, ये एक विटामिन का नाम है। ठीक है, थाइमिन। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थाइमिन। ठीक है, जिसके कारण बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है ये, और इसकी वजह से, इसकी कमी की वजह से बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है, इसकी कमी से होंठ फट जाते हैं।
विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है, इसकी कमी से डर्मेटाइटिस होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। ठीक है, चलिए तो अगला इसका, हाँ, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका विटामिन B1 यानी डी। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कह रहे हैं जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। देखिए, जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, क्या है? घास स्थल के, कृषि उत्पादन के, वायुमंडल संतुलन के, या आनुवंशिक विभिन्नता के। देखिए, यूनेस्को द्वारा संचालित मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1968 में यह कल्पना की गई कि दुर्लभ प्रजातियों को बचाने के लिए उनके मूल आवास में ही संरक्षित करते हुए उनके समग्र पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ परिवर्धन की स्थितियां पैदा की जाए। ठीक है, भारत में वर्ष 1999 तक कुल 13 स्थलों को जैवमंडल सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया जा चुका था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आनुवंशिक विभिन्नता के। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना जो थी वो आपकी टेंसले ने सबसे पहले दी थी, तो आंसर हो जाएगा ए जी टेंसले ए। ठीक है, जीवीय समुदाय तथा निर्जीव वातावरण के संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, और ये टेंसले ने 1935 में सबसे पहले बताया था। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी के जनक हैं। देखिए, पारिस्थितिकी जनक पूछ रहे हैं। जीवमंडल में प्राणी जगत तथा वनस्पति जगत एक और भौतिक पर्यावरण में पारस्परिक क्रिया करते हैं, तो दूसरी ओर आपस में भी पारस्परिक क्रिया करते हैं। इस प्रकार जीवों के भौतिक पर्यावरण के साथ एवं आपदा में एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रिया के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी कहते हैं। तो पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1869 में 1869 में एर्नस्ट हैकल ने किया था, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अर्नस्ट हैकल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 और 2 को मिलाइए। देखिए, नाभिकीय शक्ति केंद्र दिए गए हैं और राज्य दिए गए हैं, उनसे संबंधित वे कहाँ कहाँ हैं। तो कोटा नाभिकीय जो केंद्र है वो राजस्थान में है। ठीक है, अब देखिए, नरोरा का उत्तर प्रदेश, काकरापार गुजरात और तारापुर महाराष्ट्र, इस तरह से मैच हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को मिलाइए। देखिए, हाईटेक सिटी जो कहा जाता है वो आपका कहा जाता है हाईटेक सिटी हैदराबाद को। ठीक है, हाईटेक सिटी कहा जाता है हैदराबाद को। साइंस सिटी आपका कोलकाता को कहा जाता है, यानी कलकत्ता, अब कोलकाता कहते हैं उसे। और इसके बाद इसके अलावा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र ये है थुम्बा। ठीक है, इसके बाद केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र ये आपका लखनऊ है। तो ये मैच हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी पृथ्वी को जीवधारी के रूप में क्या माना जाता है? तो क्या गाय मानते हैं, सीता, ग्रीन प्लेनेट, हर्मिज? ये देखिए, इसको मानते हैं ग्रीन प्लेनेट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी हो जाती है तो श्वास की गति में क्या फर्क आएगा? देखिए, कम हो जाती है, बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं होती है, या फिर पहले घटती है फिर बढ़ती है, ये कह रहे हैं। देखिए, कह रहे हैं जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता यानी कि ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है बॉडी में तो हम तेज़ी से सांस लेने लगते हैं ताकि सांस की पूर्ति हो जाए, ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाए। तो आंसर हो जाएगा बी, बढ़ जाती है, श्वास की गति बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। ठीक है, तो इसके वार्षिक वलय हम देख लेते हैं कितने बने हुए हैं, उनकी संख्या के आधार पर हम
इसकी आयु निर्धारित करते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहे पारिस्थितिकी के जनक, अच्छा रिपीट हुआ क्वेश्चन, तो इसका आंसर तो मैंने आपको बताया था, एर्नस्ट हैकेल है, तो ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना क्या है? तो तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना है, देखिए कह रहे हैं तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कृष्ण का छिद्र होता है। ठीक है, कृष्ण का छिद्र, बी आंसर सही हो जाएगा। ब्लैक होल कहते हैं इसको। प्रथम तारा लाल दानव, रेड जाइंट बोलते हैं, श्वेत वामन में बदल जाता है। विभिन्न प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कृष्ण छिद्र का निर्माण होता है। इस कृष्ण छिद्र से किसी भी द्रव्य या प्रकाश का पलायन नहीं होता है, इसलिए इसे देख नहीं सकते, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है। ठीक है, यानी ये कह रहे हैं कि, ठीक है, तो इसे कहते हैं हम ए चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा ए। भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे बी.एस. चंद्रशेखर, उन्होंने खोज की थी, तो उसी के आधार पर उनका नाम चंद्रशेखर लिमिट या चंद्रशेखर सीमा कहा गया है। ठीक है, तारे की मृत्यु से संबंधित होती है ये, और इस सीमा के बाहर तारे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि, तो क्या कह रहे हैं, क्या क्या अंतर बताए गए हैं? नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया क्रियान्वित नहीं होती, जबकि परमाणु बम में होती है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित होता है, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित नहीं होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम का विखंडन नियंत्रित होता है, जबकि परमाणु बम में प्रयुक्त पदार्थ का विखंडन समाप्ति तक अनवरत चलता रहता है। नाभिकीय रिएक्टरों में शीतलक एवं मंदक का प्रयोग किया जाता है, जो से वांछित गति और उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित होता है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो साथियों, सामान्य विज्ञान से संबंधित हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर हेल्पफुल लगता है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।